ऐसी काम, मतलब आप सोचो कि एक के बाद एक गिरफ्तारी, फिर अचानक की पॉलिटिकली दबाव। देखिए आप कितने भी, तो पॉलिटिकली दबाव के कारण है वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मतलब देर हो सकती है, मतलब थोड़ा समय लग सकता है कि हाँ सर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप सोचिए कि इस मामले के अंदर जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है वो उन तमाम लोगों के लिए तमाचा है जो गैंग चलाते थे आगे भविष्य के अंदर, या पेपर लीक वगैरह। क्योंकि आप सोचिए कि आप 3,80,000 लोग किसको बोलते हैं, 20,000 लोग किसको बोलते हैं, 8 लाख लोग किसको बोलते हैं, ऐसी। इस आज के इस कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये फैसला सरकार के हाथ में था, लेकिन आज कोर्ट ने दिया। अगर सियासी जानकारी करेंगे या सियासी गलियारे को अपन समझने की आज की तारीख में बात करें तो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं सरकार जो है उसके लिए ये फैसला जो ठीक नहीं था, किरकिरी टाइप। क्रेडिट किसको दें? देखिए एक शब्द में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लंबी लड़ाई थी। आप समझिए कि एक आधे दिन की लड़ाई नहीं थी, 3-4 महीनों की लड़ाई नहीं थी। जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी उस समय मुझे याद है कि किरोड़ी लाल मीणा सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर रोज नए डॉक्यूमेंट लाते थे, रोज एसओजी के अंदर जाते थे। वर्ष 2021 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में युवाओं को सौगात देने के लिए और पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली। 859 पद थे और जैसे ही वो भर्ती हुई और उसके बाद उस भर्ती में धांधली को लेकर कई सारी बातें सामने आई। 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे। इस दरमियान उस समय की विपक्ष यानी कि बीजेपी ने एसआई भर्ती के मुद्दे को इतना भुनाया कि उनकी सरकार ही आ गई। लेकिन जैसे ही सरकार आई तो उस मुद्दे को लेकर जो एसआई भर्ती के लोग खिलाफ थे, जिन्होंने कहा था कि धांधली हुई थी, उन लोगों ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया कि भाई आप तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, लेकिन आपने जो है इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया। तमाम चीजें शुरू हुई, लेकिन इस दरमियान सरकार के एक मंत्री ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया एसआई भर्ती का। नाम था डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा ने कई बार अपने तल्ख तेवरों में यह कहा कि राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती जो है वो रद्द होनी चाहिए, और यह सिलसिला चल ही रहा था कि हनुमान बेनीवाल ने भी ये अपना मोर्चा एक नए सिरे से स्टार्ट कर दिया कि भैया मैं तो राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करवा के ही मानूंगा। 100 से अधिक दिनों तक हनुमान बेनीवाल का धरना जो है राजधानी के शहीद स्मारक पर चल रहा था। ऐसे में कई सारे बयान आए। एसआई भर्ती को लेकर सरकार ने कमेटियां बनाई, अलग अलग मंत्री उसमें शामिल थे, कई रिपोर्टें मांगी गई, मामला कोर्ट तक गया। तो उसके बाद कोर्ट ने भी कई बार जो है इस मुद्दे को लेकर बहस की। आखिर में सरकार का एक बयान आता है 1 जुलाई 2025 को कि हम लोग जो है एसआई भर्ती रद्द नहीं करेंगे। तो उस दरमियान कई लोगों के चेहरे जो है वो मायूसी छा गई उनके चेहरों पर, लगा कि अब तो रद्द नहीं होगी। लेकिन अचानक से आज एक फैसला आता है हाईकोर्ट का और उसमें कहा जाता है कि राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द हो गई। इसी दरमियान राजस्थान के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी बयान दिया है कि ये अच्छा फैसला है। और इन बयानों के बीच एक बड़ा बयान था राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं का जो हमेशा से अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहते हैं। वो थे हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में जो हुई बहस एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान। इसी तमाम बातों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश बोहरा जी मेरे साथ हैं, जो एसआई भर्ती को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं और आज जो फैसला आया उसको भी बड़ी गंभीरता से इन्होंने समझा है। दिनेश जी, मुद्दा 2021 से शुरू हुआ और 2025 तक पहुंचा। 4 साल का लंबा सफर था एक भर्ती को रद्द करने के लिए, और आज जैसे ही भर्ती रद्द हुई तो कई सारी चीजें देखने को मिली। मैं समझना चाहूंगा, पॉइंट टू पॉइंट अपन इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस पूरी भर्ती को समझेंगे, हमारे दर्शक हैं जिनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम कैसे समझाएं कि भर्ती क्या थी, उसमें धांधली क्या थी, इसका विरोध इस भर्ती को लेकर क्यों हुआ? दरअसल जो कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण मांगनी है। पहला कि जो आरपीएससी के 2 सदस्य थे उन्होंने इस पेपर को लीक किया है, सबसे जो पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा उन्होंने एक चीज मानी है कि साहब ये जो पूरी भर्ती हुई थी इस दौरान कई जगहों पर डमी कैंडिडेट बैठे, मतलब परीक्षा आपकी थी, आपकी जगह मेरी शक्ल से आप इंटेलिजेंट थे, या मैंने 15 लाख ले लिया, 10 लाख रुपए ले लिए, इसी तरीके से एक पूरा ग्रो काम कर रहा था। तीसरा जो है
कि इसके अंदर एक गैंग थी जिसके हाथ में वो पेपर लग गया था और उस गैंग ने इस पेपर के मार्फत कई लोगों को लाखों रुपए करोड़ों रुपए लेकर बेचा। और अभी तक भी आप सोचिए कि इस भर्ती के अंदर जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक भी फरार है। तो मोटे तौर पर इन 3 तरीके से पेपर लीक माना गया है। पहला आप देखिए कि आप सोचिए कि जो सदस्य है आरपीसी का, उसके साथ में अगर वही अगर लीक करे तो आप सोचिए उसका बेटा क्या या तमाम तरीके से या उसने किस किस को दिया होगा पैसों की लालच, और पद भी इतना कि ऐसा ही। हाँ, सब इंस्पेक्टर भर्ती। आप सोचिए, देखो इस भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी बात थी। हनुमान बेनीवाल भी कहते थे, किरोड़ी लाल मीणा भी कहते थे और बाकी लोग भी कहते थे। आप सोचिए कि जब एक थानेदार है वो उस कुर्सी पर बैठेगा जिसने पैसे देकर उस कुर्सी को खरीदा है, वो किस तरीके का न्याय करेगा। जो गरीब होगा, मजदूर होगा, वो अगर उसके पास में आएगा तो वो किस तरीके का न्याय। आप अगर 50 लाख रुपए देकर थानेदार बन जाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा, आपके मन में ये होगा कि हाँ करोड़ रुपए वसूल करेंगे तभी तो मेरा काम होगा ना। तो इस तरीके से इस भर्ती को लेकर जब से ये परीक्षा हुई है उसके बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि गहलोत राज के दौरान जैसे ही 2021 का जो टाइम था उसके बाद में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक कई परीक्षाएं थी जिसके अंदर लगातार विवाद चल रहे थे। तो उसमें अब देखिए अब तक के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी जो विवादित भर्ती है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 है, जिसके अंदर आपने बताया कि आप सोचिए 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, 3,80,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, 20,000 लोगों ने जो है वो फिजिकल दिया था और उसके बाद में हुए। अब देखो इसमें हुआ क्या है, 2 तरीके के लोग थे। एक तरीके के वो लोग थे किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जैसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि सब 500 लोग इसके अंदर फर्जी है, ये उनका दावा था। आज भी किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, हनुमान बेनीवाल 860 में हाँ कि 500 है, लेकिन जो एसआईटी गठन की गई है उसमें सिर्फ 54 थानेदार पकड़े गए। कुल मिलाकर 130 लोगों को पकड़ा है, 54 के आसपास या 64 के आसपास जो लोग हैं वो पकड़े गए। तो उनका कहना है कि साहब 10% भी लोग नहीं पकड़े गए हैं। तो एक तो थ्योरी ये थी कि साहब कि जो इसके अंदर जांच हुई है, हालांकि आप देखिए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर एसआईटी की वीके सिंह जो है, जो उनकी या उनकी पूरी टीम की जबरदस्त तरीके से तारीफ की है कि साहब इन्होंने जो काम किया, क्योंकि आप सोचिए चाहे पुलिस हो या एसआईटी हो, उन्होंने जो कमेंट्स दिया था कि साहब इस भर्ती के अंदर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और इसको रद्द होनी चाहिए, ये उनका पर्सनली था। और उसके बाद में आपने देखा था कि सरकार ने सब कमेटी बनाई थी, सब कमेटी ने, क्योंकि आप सोचिए कि यही वो बीजेपी थी जो सड़कों पर जाती थी, कहती थी कि साहब ये बहुत बड़ी फर्जी भर्ती है और हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो उसी वक्त है वो रद्द कर देंगे। चलेगा, इसी मुद्दे को लेकर हम दूसरे पक्ष को भी समझेंगे, क्योंकि एक पक्ष था जो ऐसा भर्ती को रद्द करवाने में था और दूसरा पक्ष था कि रद्द क्यों करवा रहे हैं, हमारी मेहनत, हमारे कई महिलाओं को रोते हुए हमने वीडियो देखे, कई जगह पर ज्ञापन देते हुए देखे। उससे पहले मेरा सवाल, मेरा जानना है जो वो ये है कि इस आज के इस कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये फैसला सरकार के हाथ में था, लेकिन आज कोर्ट ने दिया। अगर सियासी जानकारी करें या सियासी गलियारे को अपन समझने की आज की तारीख में बात करें तो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं सरकार जो है उसके लिए ये फैसला जो ठीक नहीं था, किरकिरी टाइप। अब देखो सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया। सरकार ने जो लास्ट टाइम जब कोर्ट ने ये पूछा कि आप इस भर्ती को रद्द करोगे या नहीं करोगे, तो सरकार ने स्पष्ट मना किया कि हम इस भर्ती को भी रद्द नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है कि अभी जांच चल रही है, लगातार हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर। तो सरकार की कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जैसे ये फैसला है, क्योंकि किसी को उम्मीद, देखिए जो लोग लड़ रहे थे उन्हें तो उम्मीद थी, लेकिन सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी कि साहब हाईकोर्ट है वो इस तरीके से फैसला देगी। अब सरकार के पास में तमाम तरीके के ऑप्शंस है, सरकार अब तमाम चीज़ों पर विचार कर रही है। जो डबल बेंच होती है उसमें जाएगी सरकार, स्टे ला सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तमाम तरीके से जो भी कानूनी तौर पर हो सकता है। और दूसरा जो पक्ष आपने बताया, दूसरे पक्ष के अंदर वो लोग थे जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है। आप सोचिए जिस आदमी ने 2021 के अंदर परीक्षा दी होगी ना, उसने 4 साल की तैयारी की होगी, 4 साल वो गए, 4 साल ये गई, मतलब 8 साल जिंदगी के। आप सोचिए जिसकी उम्र 20 साल होगी, 28 साल चले गए तो उसके ऊपर क्या कुछ गुजर रही होगी। मतलब आप सोचिए, क्योंकि न्याय ये कहता है कि साहब एक भी अगर सही आदमी है तो उसके साथ में भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें थी। एज फैक्टर उनके लिए काम करेगा। कोर्ट ने ये जो दिया उसमें कहा कि भी एज में आपको रियायत दी जाएगी। कोर्ट ने बहुत सारी रियायतें दी है। पहली रियायत तो ये दी है कि साहब जो भर्ती के अंदर जो लोग पहले किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर थे तो उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए। जैसे एक टीचर था जो कि सब इंस्पेक्टर बन गया तो उसको टीचर की नौकरी वापस दी जाए। दूसरा एज फैक्टर्स को लेकर कि जो नई जो भर्ती आएगी उसके अंदर इन तमाम लोगों को है वो एज बेनिफिट दिया जाए। प्रमोशनल का भी उसमें रखा कि आप 4 साल का जो प्रमोशन में था वो भी आपको कंटिन्यू, वो भी सब। क्योंकि आप सोचिए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंदर आपने देखा था ना कि मतलब तमाम जो मुझे अभी भी याद है कि ट्रेनिंग चल रही थी
और वहां जाकर एसआईटी है उठाकर ला रही थी ट्रेन इंस्पेक्टर्स को लेकर। फिर एग्जाम होता था, एग्जाम के अंदर देखते थे ना, तो क्या पता चला तो साहब इसको तो कुछ आता ही नहीं है साहब। तो मतलब ये तमाम चीजें थी, लेकिन अब जो पीड़ित लोग हैं वो भी इन तमाम चीजों को लेकर कानूनी सलाह ले रहे हैं, आगे तमाम अपनी बात रखने के लिए सलाह ले रहे हैं। दिनेश बोरा जी, मेरा अगला जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, या इस मुद्दे को लेकर हम लोग क्या समझें। आपने कहा कि जो भर्ती 2021 में हुई उसके बाद कई 54 लोगों को या 64 लोगों को पकड़ दिया, कई पर मुकदमे दर्ज हुए, कई लोग अभी भी जेल में हैं, भर्ती अब रद्द हो गई है, तो क्या उनको फ्री किया, रिहा कर दिया जाएगा? नहीं, या उन पर क्या कानून, क्या किस तरीके से ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो उसके अंदर जो अभी एक्सपर्ट व्यूज है उनका सीधे तौर पर कहना है उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो चलती रहेगी। इस फैसले का उन पर कोई ऐसा नहीं है कि साहब भर्ती रद्द होगी अब तो हमें छोड़ दो, वो नहीं होगा। उन पर जो कानूनी जो जेल के अंदर है वो जेल के अंदर रहेंगे, जमानत के ऊपर है, जो केस चलना है वो तमाम चीजें एज यूजुअल चलती रहेगी। उसके अंदर इस फैसले के रियायत को लेकर कुछ भी नहीं हो सकता। अब बड़ा एक चीज़ ये भी है, वो भी अपने आप में जानने को लेकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जैसे ही भर्ती रद्द होती है, हाईकोर्ट इसको रद्द करता है भर्ती को लेकर, उससे कुछ दिन पहले सरकार एक अनाउंस करती है भर्ती को लेकर, राजस्थान में 1050 जो पद हैं उसके लिए भर्ती निकाल दी गई है। तो क्या ये उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस भर्ती रद्द को लेकर कहीं मामला जुड़ा हुआ है, या फिर रूटीन प्रक्रिया है? सरकार को ये लगता था कि तमाम चीज़ों को लेकर है वो रियायत दी जाए, अगर जिसके साथ में भी अन्याय हुआ है तमाम चीज़ों को लेकर, तो सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर है उन्होंने सरकार ने 1050 पद निकाल दिए, एज फैक्टर्स को भी मान लिया कि साहब जिन लोगों के साथ में हुआ, तो ये सरकार अपनी ओर से कर रही थी। लेकिन सरकार को जिस तरीके से सरकार की सब कमेटी थी, तमाम चीज़ें थी, तो सरकार को उम्मीद नहीं थी कि साहब इस तरीके का फैसला है वो इतना बड़ा फैसला आ जाएगा। और इस फैसले के अंदर आप सोचिए बहुत सारी ऐसी बातें कही गई है, कुछ सदस्यों को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर भी, इन दोनों के अलावा ऐसे लोग भी हैं उनकी जो भूमिका है उनको लेकर भी तमाम तरीके से सवाल किए गए हैं। देखिए जो ये फैसला है ना, उसको आप ये कह सकते हैं कि जब सरकार, आप सोचिए गरीब बेरोजगार जो 2 साल 4 साल है वो मेहनत करता है और उसके बाद में पेपर रद्द हो जाता है, सरकार जब उसकी नहीं सुनती और वहां पर कोई आदमी पैसा देकर चला जाता है और जब न्याय के दरवाजे पर जाकर न्यायालय के अंदर तमाम चीजों को लेकर रखता है, तो आज भी आप सोचिए न्याय पर जो लोगों का भरोसा है वो कायम हो गया है। ये अपने आप में बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ना सर। देखिए कई लोग कहते थे कि भाई न्याय अब इस सरकार में ये हो गया, कोर्ट ये है, क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, लेकिन ये अपने आप में तमाम ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है कि देखिए न्यायपालिका का कोई मतलब देर हो सकती है, मतलब थोड़ा समय लग सकता है कि हाँ सर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप सोचिए कि इस मामले के अंदर जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है वो उन तमाम लोगों के लिए तमाचा है जो गैंग चलाते थे आगे भविष्य के अंदर या पेपर लीक वगैरह। क्योंकि आप सोचिए कि आप 3,80,000 लोग किसको बोलते हैं, 20,000 लोग किसको बोलते हैं, 8 लाख लोग किसको बोलते हैं, ऐसी कितनी भर्तियां हुई होगी उस वक्त। अब देखिए क्योंकि जो 2023 से पहले की जो भर्तियां उन पर तमाम तरीके से आपने भी देखा होगा रोज नई रिपोर्ट आती है, अभी आज भी आया कि हाँ टीचर्स को लेकर भी कुछ ऐसा है, तो ये तमाम चीजें, लेकिन इस कोर्ट का फैसला है, अब तमाम जितने भी लोग हैं उनकी नजर है कि आगे सरकार क्या कुछ करती है। देखिए सबसे खास बात यह है कि ये जो कोर्ट का आज का फैसला है, अगर ये कंटिन्यू रहता है, इस पर स्टे नहीं आता या तमाम चीज़ें नहीं होती है, तो कम से कम जो पेपर लीक करने वाले माफियाज जो हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनको पेपर खरीद के करना है, कहीं ना कहीं उनमें एक डर सा होगा कि यार नहीं लेंगे हम, ये इस बार तो नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो गया है। चलिए अभी इसी बात को समझते हुए अब हम भर्ती के इतर हम चलते हैं सियासी क्रेडिट को लेकर, क्रेडिट लड़ाई। एक आज डिबेट सुन रहा था, एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था हनुमान बेनीवाल का और किरोड़ी लाल मीणा का। हालांकि क्रेडिट की बात करें, अगर इसको ईमानदारी से देखें तो किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुद्दे को पहले से उठाया था। विपक्ष यानी कि आज राजस्थान का जो विपक्ष है कांग्रेस, उसको मजबूती से ऐसा ही भर्ती मुद्दे को लेकर बोलते हुए, या ठीक है अपनी जो है फॉर्मेलिटीज के तौर पर या बयान कहीं मीडिया ने पूछ लिया तो बयान दे दिया, लेकिन कोई एक बड़ा प्रदर्शन कंटिन्यू उसके पीछे पड़ जाना, वैसा हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने किया, वैसा विपक्ष ने नहीं किया। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी लगातार, आप देखिए शहीद स्मारक पर 150 दिन तक कंटिन्यू धरना रखना और बार बार उस मुद्दे को लेकर बोलना। उनके जो साथी विकास बिदुड़ी की बात कर ले, मनोज मीणा की बात कर ले, एक दो ऐसे छात्र नेता, उन तमाम लोगों की बात कर ले तो कंटिन्यू मनोज मीणा वगैरह ऐसे काफी लोग थे जो इस पूरे भर्ती को लेकर उनके साथ में थे। तो क्या अगर एक शब्द में समझें, क्रेडिट किसको दें?
देखिए, एक शब्द में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लंबी लड़ाई थी। आप समझिए कि एक आधे दिन की लड़ाई नहीं थी, 3-4 महीनों की लड़ाई नहीं थी। जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मुझे याद है कि किरोड़ी लाल मीणा सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर रोज नए डॉक्यूमेंट लाते थे, रोज एसओजी के अंदर जाते थे, या जो सरकार के अंदर है मंत्री सरकार बनने के बाद गए। आप सोचिए, उनकी ये इच्छा थी कि साहब जिस चीज के लिए मैं विपक्ष में लड़ा हूं, अब सरकार मेरी है, मैं मंत्री हूं, तो एटलीस्ट ये तो जो जिस चीज के लिए मैं लड़ा हूं उसका तो न्याय होना चाहिए ना। तो इसी बात को लेकर कम से कम 1-1.5 साल तक विवाद चलता रहा। आप सोचिए कि मतलब अभी जब सरकार के अंदर मंत्री थे तब एसओजी के अंदर पहुंच जाते थे, तब कागज देके चले जाते थे, और उसके बाद में लगातार हो सकता है कि पिछले कुछ समय से किरोड़ी लाल मीणा पर पार्टी का दबाव आया हो, या पार्टी ने अपनी मंशा बताई हो, या जो भी चीजें, तो उसके बाद में थोड़ा सा, लेकिन बाबा के संघर्ष को कभी भी नकारा नहीं जा रहा। हनुमान बेनीवाल इस पूरे मामले को लेकर इसलिए उनका संघर्ष है कि आप देखिए कि जब शुरुआत हुई, इस धरने की शुरुआत हुई, तो उसके बाद से लगातार लोगों को ये लग रहा था कि ऐसे ही कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया तो क्या होगा। तो उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने, आप सोचिए, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। आप सोचिए, इतनी बड़ी रैली की वहां पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए, कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बने के साथ देखिए ये लोग हैं, वो है, तमाम चीज़ों को लेकर है। और जब लोकसभा में बारी आई तो लोकसभा के अंदर उठाया, मीडिया के अंदर लगातार, आप सोचिए, फिक्स था। अभी मैं जब अमन कर रहे हैं तो उस वक्त भी बताया कि हनुमान बेनीवाल जी 9 बजे के आसपास है, वहीं शहीद स्मारक पर है, वो पहुंचकर वहाँ मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। तो उनके संघर्ष को, दोनों का संघर्ष है इस बात से। अब ये अपन आंक नहीं सकते कि साहब इसका संघर्ष ज़्यादा है, इसका कम है। बिल्कुल। इसी के साथ अगर अब बात करें तो क्या सरकार का ये आएगा, सरकार इसको लेकर स्टेक ला सकती है सरकार? तमाम सरकार के साथ में, सरकार के पास में बहुत सारे विकल्प खुले। ऐसा क्यों है? सरकार ऐसा क्यों चाहती है? आपने मान लिया कि भाई ठीक है, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उनकी जो लोगों ने पढ़ाई 2.5 साल करके करी है, लेकिन आप सोचिए कि सरकार ये फैसला ले सकती थी कि भैया जिन्होंने मेंस या प्री दिया उसको लेकर भी ऑप्शन निकाल सकती थी, या फिर लगता था कि यार उनका बैकग्राउंड, 885 तो लोग थे, सरकार के पास इतना सारा इक्विपमेंट संसाधन है, पता करती कि भाई कितने करो, तो ये क्यों नहीं किया सरकार? उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि एसआईटी बहुत शानदार काम कर रही थी अशोक, मतलब ऐसी काम, मतलब आप सोचो कि एक के बाद एक गिरफ्तारी, फिर अचानक की पॉलिटिकली दबाव। देखिए आप कितने भी, तो पॉलिटिकली दबाव के कारण है, वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लेकर संशय था, एसआईटी चाहती थी कि हम कार्रवाई करें, हो सकता है कोई पॉलिटिकली प्रेशर हो गया। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिसको लगता सरकार पर भी प्रेशर था कि साहब अगर इस तरीके से किया तो क्या कुछ हो जाएगा आगे को लेकर। तो इसलिए सरकार ने इस पूरे मामले के अंदर नया रास्ता निकाला कि साहब हम जांच कर रहे हैं, हमने अब तक ये कार्रवाई की है, आने वाले दिनों के अंदर और कार्रवाई करेंगे, हमने एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी को फ्री हैंड दे दिया है। तो सरकार अपने तरीके से मतलब सरकार की कतई ये मंशा नहीं थी कि साहब इसको रद्द किया जाए। सरकार ये जरूर चाहती थी कि जो भी इस पूरे मामले के अंदर फेक है, फर्जी है, डमी कैंडिडेट बैठकर पास हुए, पेपर खरीदा है तमाम लोगों को, वो कोई भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन उसकी जो फिल्टर करने की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर तमाम तरीके से सवाल थे। बिल्कुल। दिनेश जी, अगली अगर अपन बात करें, आपने बात की आरपीएससी की। आरपीएससी के 2 मेंबर हैं जिन्होंने पेपर लीक करे या पेपर बाहर निकाले, जो भी किया। अभी कैबिनेट की एक बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि 3 मेंबर और बढ़ाएंगे, और जो पहले मेंबर हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे, और जिन पर जांच चल रही है, जो ऐसा ही पेपर लीक को लेकर है, उनको जो है बर्खास्त किया जाएगा। तो क्या वो अन्य मेंबर हैं वो भी वो भी जांच के दायरे में नहीं होने चाहिए? जो लोग, या आरपीएससी भंग क्यों नहीं होती है? आरपीएससी भंग करने के लिए कानूनी, टेक्निकली, क्योंकि पहले बीजेपी ये दावा करती थी कि साहब आरपीएससी भंग होनी चाहिए, सचिन पायलट भी लगातार कह रहे थे तमाम चीज़ों को लेकर। तो टेक्निकली ऐसी चीज़ है जिसके अंदर के आरपीएससी भंग करना आसान नहीं है, उसी कारण से, वरना अगर आसान होता तो आप सोचिए कभी की हो जाते। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि सदस्यों को लेकर, मेंबर्स को लेकर बीजेपी है वो एक पूरी तरीके से एक फेयर काम करना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि सब जैसा गहलोत सरकार पर जो धब्बा लगा है, आरपीएससी सदस्यों का जो धब्बा लगा है, वो हमारी सरकार के अंदर लगे। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर, चयन प्रक्रिया को लेकर के आरपीएससी के सदस्य कौन होंगे, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से फेयर भर्ती करवा सकते हैं, ताकि जब 4 साल बाद में इलेक्शन में जाया जाए तो साहब हम यही कहें। 1.5 साल से आपने देखा ना, मुख्यमंत्री जी एक ही चीज कहते हैं कि साहब जहां जाते हैं, साहब इन 1.5 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी है कि 4 साल बाद जब हम चुनाव के अंदर जाए तो वो ये मुद्दा दोहरा है, नहीं तो कंपेयर कि साहब उन 5 सालों के दौरान इतने पेपर लीक हुए तो हमारे दौरान एक भी पेपर नहीं हुआ, हमने एक भी बेरोजगारों के साथ में अन्याय नहीं होने दिया।
निश्चित तौर पर अगर इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष हम समझने की कोशिश करें अगर सियासत तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तो इसमें नुकसान की, अगर राजनीतिक तौर पर नुकसान की बात करें, लोगों में छवि को लेकर बात करें, तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कहीं ना कहीं डेंट हुआ है। कारण क्या कि कांग्रेस सरकार की भर्ती थी और बीजेपी सरकार फैसला नहीं ले पाई। और इसमें अगर आज तारीफ किसी की हो रही है तो हाई कोर्ट की हो रही है, कोर्ट के इस फैसले की हो रही है। साथ ही साथ एसआईटी जो थी, जिन्होंने ये पूरा डाटा निकाला, उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो दी, और उसके साथ साथ आज इस धन्यवाद में किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल का भी नाम लिया जा रहा है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लड़ाई हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा की, जो आज हमें एक ऑडियो में दिखी, एक डिबेट में दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद।